आज इस वीडियो में हम प्री माइग्रेशन एक्सेल शीट को भरने की जानकारी प्राप्त करेंगे। शीट को भरने से पहले दो चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है असेट और दूसरा है लायबिलिटीज़। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। बैलेंस शीट में यह हमें परिसंपत्ति के नाम से दिखती है। इसकी मीनिंग होती है ऐसी वस्तुएं जिसे किसी भी बिजनेस के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और उसकी एक अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और उसके द्वारा बिजनेस को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। और इसके उदाहरण हैं कैश, अकाउंट रिसीवेबल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, फैन और वह सारी वस्तुएं जो किसी बिजनेस या कंपनी के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब होता है देनदारियां या फिर कर्ज। बिजनेस के लिए गए वह सारे कर्ज जिन्हें बाद में हमें चुकाने पड़ते हैं उन्हें लायबिलिटीज़ कहा जाता है। और इसके उदाहरण हैं अकाउंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, बिल पेएबल या फिर टैक्स जो हमें चुकाने पड़ते हैं वह सारे लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। अब हम शीट को देखते हैं। शीट में सबसे पहला पॉइंट है असेट मैनेजमेंट। इस असेट मैनेजमेंट में हम पैक्स के जो असेट भरेंगे वह फिक्स्ड असेट भरेंगे। फिक्स्ड असेट मतलब होता है अचल संपत्तियाँ। अचल संपत्ति आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट में। यहाँ आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है 31 मार्च 2023। तो यही वाली आपको बैलेंस शीट देखना है और फिर आपको असेट में जाना है। असेट मतलब होता है परिसंपत्तियाँ। इस परिसंपत्तियाँ में हमें अचल परिसंपत्तियाँ ढूंढना है। उसके लिए हमें नीचे जाना होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा अचल परिसंपत्तियाँ। मूल्यह्रास चार्ट के अनुसार निवल मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। अगर आपके पैक्स के पास कोई भी फिक्स्ड असेट है जैसे फर्नीचर, फिक्सचर, गोडाउन, लैपटॉप या विद्युत की कोई चीज़ें, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपकी सोसाइटी में या फिर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लगा है किसी वस्तु के ऊपर या संपत्ति के ऊपर तो आप उसमें डेप्रिसिएशन में यस कर देंगे और अगर नहीं लगा है तो उसको नो कर देंगे। यहाँ आपको फिक्स्ड असेट दिखाई दे रहे होंगे भूमि, भवन, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, लैपटॉप और अन्य। इसमें आपके बैलेंस शीट में जो जो वैल्यू दी गई होगी उसको आप प्री माइग्रेशन शीट में असेट मैनेजमेंट में डालेंगे। यहाँ आपको प्री माइग्रेशन की शीट दिख रही होगी। ये सबसे पहला है कैटेगरी नेम, श्रेणी का नाम। यहाँ आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग गोडाउन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, व्हीकल, अदर फिक्स्ड असेट। इसमें आपके बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें दी गई होगी उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद है आइटम नेम, आइटम का नाम। अगर आपने बिल्डिंग गोडाउन चूज़ किया है तो यहाँ गोडाउन का नाम दे देंगे। उसमें अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डेप्रिसिएशन में लग रहा है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। उसे रेंट पर दिया गया है क्या? अगर रेंट पर दिया गया है तो उसको यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, अगर इंश्योरेंस है उसके ऊपर बीमा लग है तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्वांटिटी कितनी है? अगर गोडाउन है, आपके पास 3 गोडाउन है तो यहाँ 3 गोडाउन लिख देंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट में एक एक करके गोडाउन दिए गए हैं तो यहाँ उनकी संख्या एक एक डाल देंगे। जैसे आपके पास 3 गोडाउन है, 3 गोडाउन बैलेंस शीट में अलग अलग दिए गए हैं तो यहाँ गोडाउन डाल देंगे और यहाँ एक लिख देंगे। फिर यहाँ दूसरा गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ 1 डाल देंगे। अगर आपके पैक्स के पास जितने हैं तो वहाँ यहाँ एक बार में क्वांटिटी उनकी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है परचेज़ अमाउंट। परचेज़ अमाउंट वह राशि होती है जिस समय आपने परचेज़ किया होगा।
आज से 10 साल 20 साल पहले जो उसकी राशि थी वह परचेज अमाउंट आ जाएगी। और फिर इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/2023 का वह यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन लग के। अगर डेप्रिसिएशन आपकी बैलेंस शीट में लगा है तो, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं लगा है तो यहाँ भी परचेज अमाउंट की राशि और क्लोजिंग बैलेंस की राशि सेम हो जाएगी। इस असेट मैनेजमेंट में आपके पास जितने फिक्स्ड असेट हैं वह भर देंगे और उनकी यहाँ क्वांटिटी और बाकी डिटेल डाल देंगे। जब आपकी सारी जानकारी भर जाएगी तो उसकी राशि यहाँ आपको दिखाई देने लगेगी। इसमें फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ जो ये येलो कलर का है इसमें बैलेंस शीट अमाउंट और शीट टोटल अमाउंट दिखने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेंट मास्टर। अगर आपके पैक्स ने किसी को कोई दुकान, भवन, बिल्डिंग्स, गोडाउन अगर रेंट पर दिया है तो उसको यहाँ भरेंगे। जैसा अपन ने एसेट मैनेजमेंट में देखा था, यहाँ इसमें लिखा हुआ है इज़ रेंटेबल, है ना। फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ये सब यहाँ इज़ रेंटेबल। अगर यहाँ यस होता, अगर यहाँ यस कर देंगे तो उसको अपन को यहाँ रेंट मास्टर में दिखाना पड़ेगा। फिर रेंट मास्टर में अपन अपना कैटेगरी नेम सेलेक्ट कर लेंगे। आपने क्या चीज़ रेंट पर दिया है, लैंड रेंट पर दिया गया है या बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल या कोई दूसरी फिक्स्ड असेट रेंट पर दी गई है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ उस आइटम का नेम लिख देंगे। फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी टाइप लिख देंगे, अर्ली, डेली, मंथली। यह फ्रीक्वेंसी टाइप कहलाती है कि आपको जो रेंट मिलता है वह कैसे मिलता है, घंटे के हिसाब से मिलता है, डेली के हिसाब से मिलता है या फिर रेंट महीने में आता है। उसके बाद है रेंट अमाउंट। रेंट अमाउंट में आप यहाँ रेंट लिख देंगे, यानी कि जो आपके पास किराया आ रहा है गोडाउन या भवन से, उसका रेंट अमाउंट कितनी आती है आपके पास, तो वह अमाउंट डाल देंगे। और उस चीज़ का मिनिमम रेंट अमाउंट कितना है, कम से कम जो आपने रेंट पे दिया है कम से कम उसका रेंटल कितना होता है, वह अमाउंट यहाँ डाल देंगे। उसके बाद पॉलिसी डेट डाल देंगे कि आपने जो चीज़ रेंट पे दी है, भवन या बिल्डिंग या गोडाउन, तो उसकी पॉलिसी डेट क्या है, कब से उसको दी है, तो वह डेट आ जाएगी। अगर आपके पास रेंटल है तो यहाँ भर देंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ रेंट पे नहीं दिया गया है आपके पैक्स के द्वारा तो यहाँ कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है बोरोइंग प्रोडक्ट डेफिनेशन। बोरोइंग का मतलब होता है उधार। पैक्स ने या फिर समिति ने जो बैंक से उधार लिया हुआ है उसको यहाँ परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है यहाँ। अगर हमें बोरोइंग्स को बैलेंस शीट में देखना है तो हमें लाइबिलिटीज़ साइड जाना होगा, यानी कि देयताएं में, क्योंकि बोरोइंग्स हमारा एक प्रकार का कर्ज है, उधार है, तो यह हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। यहाँ आपको बैलेंस शीट दिख रही होगी, ये है देयताएं यानी कि लाइबिलिटीज़। यहाँ आपको जाना है 6 नंबर में। ये 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा उधार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। यहाँ आपको जो जो दिया गया है, सक्षम, सक्षम मतलब होता है बड़े किसान जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होती है। बीकर छोटे किसान होते हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होती है। तो यह उधार हो गए जो पैक्स ने या फिर समिति ने बैंक से लिया है। किसके लिए लिया है, सक्षम के लिए लिया है, बीकर के लिए लिया है, स आ का सक्षम डीएमआर लिया है। और यहाँ आपके बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें दी गई होंगी उधार में, वह सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोडक्ट डेफिनेशन में डाल देनी है। इसमें खाद्य ऋण, उपभोक्ता ऋण भी आ जाते हैं। इन सभी उधार को आप प्रोडक्ट डेफिनेशन में दर्शाएंगे। इस बोरोइंग प्रोडक्ट डेफिनेशन को फिल करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन बटन दिख रही होगी। इसमें यहाँ है आपने किस चीज़ के ऊपर कर्ज लिया है, बोरोइंग कॉमर्शियल केसीसी, एलटी,
एमटी या एमटी कन्वर्जन लोन या फिर अदर बोरोइंग्स लोन, बोरोइंग नॉर्मल केसीसी। फिर यहाँ इसकी कमेंस स्टार्ट डेट आ जाएगी, कब से प्रोडक्ट लोन स्टार्ट हुआ है उसकी डेट, यानी कि कब से आपने लोन लिया है वह डेट आ जाएगी। इसके बाद है लोन टाइप। अगर आपने प्रोडक्ट में नॉर्मल केसीसी चूज़ किया है तो लोन टाइप में आपको यहाँ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ एमटीएलटी चूज़ करते हैं तो यहाँ आपको एमटीएलटी चूज़ करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाएगा लेजर डिस्क्रिप्शन। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन चूज़ करना पड़ेगा जो आप अपने लेजर में भरते हैं। इसमें आपने किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। एलटीएमटी है तो यहाँ एलटीएमटी वाला डाल देंगे। फिर यहाँ प्रोडक्ट पर्पज़ मैपिंग, मतलब उसकी जानकारी देना है यहाँ किस चीज़ के लिए लोन या उधार लिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स, बाजरा, यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आप चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ आ गया मैपिंग लेजर। मैपिंग लेजर में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डीसीसीबी बोरोइंग्स केसीसी, डीसीसीबी बोरोइंग सीकेसीसी, एलईसी बोरोइंग नॉर्मल केसीसी। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे अपनी मैपिंग के लिए कि ताकि आपको जानकारी रहे हमने जो यहाँ भरा था उसकी मैपिंग में यहाँ किस चीज़ के लिए वो उधार लिया गया है या लोन लिया गया है। इसमें आप जब सारी डेफिनेशन भर लेंगे, सारी जानकारी भर देंगे अपने बोरोइंग की या उधार की, इसके बाद आपको जाना है बोरोइंग्स अकाउंट क्रिएशन में। यह है बोरोइंग अकाउंट क्रिएशन। अभी अपन ने बोरोइंग प्रोडक्ट डेफिनेशन मतलब प्रोडक्ट की जानकारियाँ भरी। अब बोरोइंग अकाउंट क्रिएशन में अपन अकाउंट की जानकारी भरेंगे, उनकी अमाउंट की जानकारी भरेंगे। यहाँ सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपने लोन लिया है या फिर सोसाइटी ने लोन लिया है बैंक से, और जो आपने बोरोइंग प्रोडक्ट डेफिनेशन में जानकारी भरी है उसी के हिसाब से यहाँ बोरोइंग अकाउंट क्रिएशन में जानकारी भरेंगे। यहाँ आपके पास जो जो प्रोडक्ट है आपके ब्रांच समिति में या फिर आपके बैलेंस शीट में उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और जो आपने प्रोडक्ट डेफिनेशन में दिया है उसको चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर्पस डाल देंगे, खरीफ के ऊपर है या फिर रबी के ऊपर है या फिर अदर में किस चीज़ के ऊपर है, सीसी लिमिट में है, पीडीएस में है, उसकी सारी जानकारी यहाँ डाल देंगे। फिर सोसाइटी लोन अकाउंट इन डीसीसीबी, पैक्स समिति का जो अकाउंट है वह डीसीसीबी में है तो उसकी जानकारी यहाँ लिख देंगे जितने अकाउंट हैं और जो आपने प्रोडक्ट डेफिनेशन में दर्शाया है। फिर सोसाइटी का अकाउंट नंबर यहाँ लिखने के बाद यहाँ एप्लीकेशन डेट डाल देंगे। अगर आपको डेट नहीं पता है अच्छे से तो यहाँ 1/4/2022 डाल देंगे, ये डिफ़ॉल्ट डेट है। यह फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद अप्लाइड अमाउंट डाल देंगे, सोसाइटी ने उधार के लिए कितना अप्लाई किया था अमाउंट। फिर उसके बाद आ जाएगी सैंक्शन डेट कि सोसाइटी को बैंक द्वारा कब सैंक्शन किया गया और उसकी अमाउंट कितनी थी जो बैंक ने उधार दिया है समिति को, या फिर उसकी अमाउंट सैंक्शन की है वह अमाउंट यहाँ सैंक्शन अमाउंट में आ जाएगी। अप्लाइड अमाउंट में सोसाइटी ने जो अप्लाई किया था कितने अमाउंट के लिए, और सैंक्शन अमाउंट सोसाइटी को जो अमाउंट मिली बैंक के द्वारा। इसके बाद यहाँ अपन रीपेमेंट टाइप में देखेंगे। इसमें आपको यहाँ चूज़ कर लेना है किस प्रकार का आपका रीपेमेंट टाइप है, तो यहाँ बुलेट सिंपल चूज़ कर लेंगे। इसके बाद है रीपेमेंट मोड। आप जो रीपेमेंट करते हैं, चुकाते हैं, तो वो कैसा होता है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, बाय मंथली, क्लोजिंग टाइम, उसको यहाँ से अपने समिति के अनुसार चूज़ करके उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो उधार लिया गया है उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, फिर इसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगती है, फिर आईओए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन जाता है,
8.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 9.5 हो गया। तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ IOA में डाल देंगे। इसके बाद है जस्टेशन पीरियड इन मंथ। जस्टेशन पीरियड का मतलब हो गया लोन कब मिला और लोन का इस्तेमाल कब हुआ। इन दोनों के जो बीच का दिन है या फिर डिफरेंस है वह जस्टेशन पीरियड कहलाता है। अगर वो आपके पास हो तो डाल दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, नहीं तो यहाँ 0 डाल दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोन पीरियड इन मंथ। तो कितने महीने का यह लोन आपको मिलता है, 12 महीने का या फिर 12 मंथ्स का, जितने का भी मिलता होगा वहाँ आप यहाँ इसको पुट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन डाल देंगे, किसके लिए है, एप्लीकेबल फॉर MTLT एंड अदर लोन के लिए है, ये शॉर्ट टर्म वाले के लिए नहीं है। तो यहाँ इसका डाल देंगे अगर हो आपके पास, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना ड्यू डेट। ड्यू डेट में आप यहाँ लोन की ड्यू डेट डाल देंगे, जैसे यहाँ डली हुई है 31/3/2023। तो जो आपकी समिति की ड्यू डेट होगी वह डाल देंगे। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग आपके पास कितना बचा हुआ है, यह बैलेंस शीट से देखेंगे कि आपको कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना देना है अभी। तो यहाँ बैलेंस शीट से सारे अमाउंट यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद है डिसबर्सल डेट। तो ये आपको डिसबर्स यानी कि वितरित कब हुई है वह डेट डाल देंगे। इसके बाद है यहाँ पेंडिंग इंटरेस्ट एज ऑन 31/3/2023। अगर कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है तो वह यहाँ भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे, 0 डाल दीजिए। फिर सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने लगेंगी। येलो कलर को आपको दिख रहा होगा यहाँ बैलेंस शीट अमाउंट और शीट का टोटल अमाउंट यहाँ दिखने लगेगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें दिखाई देगा हमें इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन में हम सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश डालेंगे। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देगा, क्योंकि हम जब किसी चीज़ पर निवेश करते हैं तो फ्यूचर में हमें उससे कुछ प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वह हमारे एसेट कहलाते हैं। इसलिए हमें बैलेंस शीट में जाना होगा। सबसे पहले यह है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम परिसंपत्तियाँ यानी कि असेट साइड को देखेंगे। इसमें यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा निवेश। इस निवेश में जो भी चीज़ें आपके बैलेंस शीट में दी गई होंगी उसको डालेंगे, जैसे शेयर, इफ़को शेयर, क्रिप्टो शेयर, डबल डिपॉजिट। ये सारी चीज़ें जो बैलेंस शीट में दी गई है वह सारी चीज़ें डाल देंगे, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जबलपुर हिस्सा, विपणन समिति हिस्सा, उपभोक्ता भंडार हिस्सा, फिर राज्य उपभोक्ता संघ, इफ़को हिस्सा, वनोपजन यूनियन हिस्सा, जितने भी हिस्से शेयर वगैरह हैं वह सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। फिर जैसे यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है, यह है डबल डिपॉजिट बैंक, ये भी दिया हुआ है, इसको भी डाल दिया जाएगा। और ये फिक्स डिपॉजिट बैंक, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें डाल देंगे। यहाँ 4 नंबर निवेश में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं बैलेंस शीट में वह सारी चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में डाल देंगे। सबसे पहले हम शीट में इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, फिर यहाँ ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा शेयर्स इन अदर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, टर्म डिपॉजिट विद SCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, DCCB डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंटेटिव, डिपॉजिट विद DCCB अदर देन, टर्म डिपॉजिट विद अदर बैंक्स, NSC। जो भी आपके पास यहाँ हो बैलेंस शीट में उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा रेफरेंस अकाउंट नंबर, यहाँ रेफरेंस अकाउंट नंबर डालना है। इफ़ नॉट अवेलेबल प्लीज़ मेंशन शेयर
इन FDR। अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो यहाँ आप FDR लिख सकते हैं, या फिर RD होगी तो RD लिख सकते हैं। जो चीज़ आपके पास होगी वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद है डिपॉजिट टाइप। डिपॉजिट टाइप में आप जाएंगे यहाँ तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव। कॉम्युलेटिव हो जाती है अपनी संचित राशि, संचयी राशि जिसको बोलते हैं। कॉम्युलेटिव का अर्थ हो जाता है ऐसा डिपॉजिट जिसमें हमें मैच्योरिटी के बाद या टेनर के बाद ही प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिलता है, उससे पहले अपन उस इंटरेस्ट का यूज़ नहीं कर पाते, और इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद नॉन कम्युलेटिव असंचयी राशि। ऐसी राशि होती है जिसमें हमें मंथली या ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहता है और वो अपने सेविंग अकाउंट में चली जाती है। तो यहाँ आपके पास कम्युलेटिव है या फिर नॉन कम्युलेटिव है, उसको चूज़ कर लेंगे। तो ये अपना हो जाएगा डिपॉजिट टाइप। इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी टाइप इन केस ऑफ नॉन कम्युलेटिव फॉर इंटरेस्ट पे आउट। अगर नॉन कम्युलेटिव है तो इंटरेस्ट पे आउट इसका देना पड़ेगा। यहाँ दिया है वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली। जैसा आपने यहाँ कम्युलेटिव सेलेक्ट किया, कम्युलेटिव पे इंटरेस्ट आपको कब मिलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या रहती है, वह अपन को क्लोजिंग के टाइम मतलब मैच्योरिटी के टाइम मिलता है। तो इसलिए यहाँ क्लोजिंग टाइम लिख लेंगे, जब आपकी मैच्योरिटी होगी FD की तब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और नॉन कम्युलेटिव रहेगा तो फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है मंथली आता है या फिर ईयरली आता है या फिर फोर्टनाइटली आता है, वीकली इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ से नॉन कम्युलेटिव के लिए वो सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ कम्युलेटिव लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ क्लोजिंग टाइम आ गया है। फिर इसके बाद है इन्वेस्टेड डेट, शेयर परचेज डेट इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ आपने जो FD की या फिर शेयर परचेज किया तो उसकी कुछ डेट होगी, वह डेट यहाँ डाल देना है। फिर इसी के बाद जैसे कुछ परचेज़ किया तो वो उसकी अमाउंट क्या थी, आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है, शेयर पे इन्वेस्ट किया है या कहीं डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगी। फिर उसका पीरियड इन डेज़, डेज़ में यहाँ उसके पीरियड आ जाएंगे, जैसे यहाँ 366 डेज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पीरियड इन मंथ आ जाएगा, कितने महीने के लिए जमा किया हुआ है या आपने शेयर लिया हुआ है या डिपॉजिट किया हुआ है। फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, जैसे कॉम्युलेटिव है तो उसकी लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी आपको, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी। नॉन कॉम्युलेटिव है तो उसका आ जाएगा, फिर यहाँ उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। फिर यहाँ इसका है अलॉटेड शेयर सर्टिफिकेट नंबर इफ़ अवेलेबल। जो आप शेयर परचेज़ करते हैं तो उसके साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो डाल देना है यहाँ अगर आपके पास है। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन्वेस्टेड इन शेयर। अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ उसका नंबर ऑफ़ शेयर कितने अलॉट किए गए हैं वो आ जाएगा। फिर इसके बाद है अपना टोटल शेयर वैल्यू एप्लीकेबल इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो यहाँ आपको टोटल शेयर डालने हैं इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है, जैसे क्रिप्को हो गया, इफ़को हो गया, तो उसकी यहाँ शेयर टोटल शेयर की वैल्यू डाल देनी है, कितने रुपए का है वो शेयर आपका। फिर निवेश की ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल भरने के बाद अब अपना अगला पॉइंट आएगा रजिस्ट्रेशन। ये अपना रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको यहाँ अपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है, जो जो भी चीज़ें आपकी सोसाइटी में है, यह आपको अपनी सोसाइटी से मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ पैरामीटर नेम, रिपोर्ट्स, पैरामीटर वैल्यू, यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST नंबर यहाँ लिखा हुआ है, फर्टिलाइज़र लाइसेंस नंबर यहाँ लिखना है, पैन कार्ड आपके यहाँ सोसाइटी में होगा वो डालना है। फिर यहाँ रिपोर्ट्स ये वाला हो गया, ये सेल्स का आ गया, फर्टिलाइज़र CR नंबर, सीड लाइसेंस नंबर, जो जो आपकी सोसाइटी में है लाइसेंस वगैरह, और डॉक्यूमेंट उसके यहाँ सारी जानकारी फिल कर देनी है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब हो गया अपना बकाया स्टॉक। अपने पास स्टॉक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो मर्चेंडाइज में व्यापार के लिए उपयोग होने वाले गुड्स, माल, वस्तु आदि जैसे उर्वरक, बीज, खाद, गैर पीडीएस, ये सारे स्टॉक अपने मर्चेंडाइज में आ जाएंगे। तो ये जो अपने स्टॉक होते हैं, ये इनसे भी कभी ना कभी फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला रहता है, कैश आता है। तो ये भी अपने एक प्रकार के एसेट ही हैं। तो बैलेंस शीट में इसको देखने के लिए हम असेट साइड में जाएंगे। असेट साइड में बकाया स्टॉक, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अब हमें जाना है बकाया स्टॉक में। यहाँ आपको दिख रहा होगा बकाया स्टॉक। बकाया स्टॉक में अपन को ले लेना है कृषि निवस्टिया, उर्वरक, बीज, कीटनाशक की वैल्यू और गैर पीडीएस वस्तुएं। सेकंड वाला इसमें नहीं लेना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुएं, ये सार्वजनिक वाली पीडीएस में चली जाएंगी, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सेकंड वाले को छोड़कर अपन फर्स्ट कृषि निविष्टियाँ और थर्ड गैर पीडीएस वस्तुएं, ये दोनों अपन ले लेंगे किसमें, मर्चेंडाइज में। फिर सेकंड वाले को कहाँ जाता है, सेकंड वाला जाता है पीडीएस में, इसको बाद में देखेंगे। तो अभी अपन देख लेते हैं मर्चेंडाइज का कृषि निविष्टियाँ और गैर पीडीएस को एक्सेल शीट में कैसे भरें। या फिर आपकी बैलेंस शीट में जो जो अमाउंट दी गई है उसको यहाँ से ले लेना है, फिर उसकी डिटेल में जानकारी अपन शीट में भर देंगे। तो यहाँ मर्चेंडाइज में अपने पास सबसे पहले दिख रहा होगा अपन को गोडाउन, ये है अपना गोडाउन। फिर यहाँ उसका शॉर्ट नेम दे देना है, फिर उसकी लोकेशन बता देनी है, यहाँ कहाँ पास है वो गोडाउन। जैसे आपके पैक्स में कई गांव लगते होंगे, तो वो गोडाउन किस गांव में है वह गांव का नाम डाल देंगे, लोकेशन डाल देंगे, उसका एरिया डाल देंगे। फिर उसके पास यहाँ उसका परचेज़ पॉइंट है कि नहीं है, वहाँ से परचेज़ होता है या फिर नहीं होता है, लोग ख़रीदते हैं वहाँ से या फिर नहीं ख़रीदते, उसको यस नो में बताना है। फिर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इन टन्स, टन्स में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। फिर उसका फुल एड्रेस दे देना है। फिर सेल्स पर्सन नेम दे देना है। अगर परचेज पॉइंट है वहाँ, तो वहाँ कोई सेल्स पर्सन होगा तो उसका नाम दे देना है, उसका मोबाइल नंबर दे देना है। फिर कैटेगरी क्या है, वहाँ से क्या बेचा जाता है, या फिर ये वहाँ से लोग क्या खरीदते हैं, तो यहाँ उसका नाम दे देना है। फर्टिलाइज़र है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फीड है, जनरल है, ऑयल है, प्रोक्योरमेंट आइटम है, उसको डाल देना है। फिर इसके बाद है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आपको यहाँ दे देना है आपके पास क्या है, यूरिया है, डीएपी है, कॉम्प्लेक्स है, एसएसपी है, एसएसपी है, अदर्स है, जो भी आपके पास हो गोडाउन में उसको यहाँ डाल के दे देना है। सब कैटेगरी उसकी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ आपको यूनिट नेम डाल देना है, 45 किलो, 50 किलो और 500 ml, जो भी आपके पास है। जैसे यूरिया है, सूखी रहती है वो, तो उसको किलो में ले लेना है। कोई चीज़ लिक्विड में है तो उसको लीटर में ले लेना है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है वो सारी चीज़ें, उसकी वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट के बाद अपना आ जाता है आइटम नेम। इस आइटम नेम में आपको आइटम नेम सेलेक्ट कर लेना है मैन्युफैक्चरर नेम के साथ। तो यहाँ जैसे लिखा हो सागरिका, क्रिब्को, तो ऐसे आपको नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद आता है इसका HSN कोड। ये आपको आपके जो खाद की बोरी रहती है यूरिया की या फिर बीज की, तो उसमें HSN कोड लिखा हुआ रहता है, वो HSN कोड यहाँ डाल देना है। ये एक हार्मोनाइज्ड कोड रहता है, तो वो HSN कोड आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद है CGST, आपके पास सेंट्रल GST कितनी लगती है, फिर SGST या फिर UTGST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटोरियल GST कितनी लगती है, IGST कितनी लगती है, वो नहीं लगती, यहाँ जीरो है। तो वहाँ आपको GST और SGST डाल देना है। फिर इसके बाद है ये अपना क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इन नंबर ऑफ बैग्स, बॉटल, नंबर इन टन और मैट्रिक टन।
31/3/2023 की स्थिति में। तो यहाँ आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कितनी बोरी यूरिया बची हुई है, कितने बॉटल आपके पास या फिर कितने गैलन आपके पास मिट्टी का तेल बचा हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें होंगी, उसको यहाँ आपको डाल देना है। फिर यहाँ अगला आपको दिख रहा होगा यूनिट रेट, परचेज रेट, मतलब एक बोरी यूरिया आपको कितने की पड़ती है, फिर एक गैलन 1 लीटर मिट्टी का तेल आपको कितने का पड़ता है। यहाँ आपको यूनिट परचेज रेट डाल देनी है। फिर यहाँ आपको सोसाइटी मार्जिन डाल देनी है कि सोसाइटी का मार्जिन उससे कितना आता है, आपको सोसाइटी में प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर उसकी यहाँ फाइनल यूनिट रेट डाल देनी है एक्सक्लूजिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी को छोड़कर। यहाँ आपको जीएसटी नहीं लेना है, तो इसकी यहाँ जीएसटी बिना जीएसटी लगाए यहाँ जितनी आपकी फाइनल यूनिट रेट आ जाती है वो लिख देना है। फिर आपका यहाँ टोटल स्टॉक आ जाएगा, टोटल स्टॉक। फिर नेक्स्ट यहाँ आपका टोटल स्टॉक वैल्यू एज ऑन 31/3/2023 आ जाएगी कि आपके यहाँ आपके पास टोटल स्टॉक कितने रुपए का बचा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। फिर यहाँ आपका आ जाएगा सेल्स रेट, फाइनल यूनिट रेट प्लस जीएसटी। फिर आपको यहाँ जीएसटी के साथ सेल्स का फाइनल रेट ले लेना है कि टोटल कितना आता है। यहाँ उसकी वैल्यू लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे। सारी डिटेल, सारी जानकारी भरने के बाद आपको अमाउंट यहाँ दिखने लगेगी, बैलेंस शीट अमाउंट और शीट टोटल अमाउंट। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है पीडीएस। ये पीडीएस की शीट खुल गई है। यहाँ आपको दिख रहा होगा शॉप नेम। सबसे पहले पीडीएस में अपन जाएंगे तो पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी अमाउंट भी अपन को बैलेंस शीट से लेनी पड़ेगी। तो पीडीएस अब भी अपना क्या हो जाता है, एक असेट हो जाता है, तो इसको असेट साइड देखना पड़ेगा। असेट मतलब परिसंपत्तियाँ। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपन को पीडीएस भरना है। इसके पहले अपन ने मर्चेंडाइज में देखा था, बकाया स्टॉक में से अपन ने लिया था क्या, कृषि निविष्टियाँ और गैर पीडीएस। अब पीडीएस में अपन को लेना है ये सेकेंड वाला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुएं। तो इसकी यह अमाउंट ले लेना है। फिर इसको शीट में 1 बाय 1 भरना है, आपके पास जो जो सारी चीज़ें हैं। ये अपनी एक्सेल शीट। तो इसमें सबसे पहले अपन को दिख रहा है यहाँ शॉप नेम। शॉप नेम में अपन यहाँ शॉप की नाम डाल देना है, फिर इसका शॉर्ट नेम डाल देना है, फिर उसका एड्रेस डाल देना है, लोकेशन डाल देनी है। सेल्स पॉइंट है अगर तो इसका यस, अगर नहीं है तो नो डाल देना है। फिर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डाल देनी है, सेल्स पर्सन नेम डाल देना है, उसका फ़ोन नंबर डाल देना है। और आइटम में आपके पास क्या है, जैसे शक्कर है, गेहूं है, चावल है, मिलेट है, मोटे अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, कॉर्न है, जो जो चीज़ें हैं, सॉल्ट, केरोसिन, वो सारी चीज़ें आपके पास पैक्स में जो जो उपलब्ध है पीडीएस में वो डाल देनी है। फिर उसके बाद है ये बेस यूनिट। बेस यूनिट अगर आपके पास शुगर है, वीट है, जिसको किलोग्राम में नापा जाता है वो है तो यहाँ किलोग्राम में लिख देंगे। कोई लिक्विड आइटम है जिसको लीटर में नापा जाता है तो यहाँ लीटर में डाल देंगे। जैसे यहाँ ड्रॉप डाउन बटन दी गई है, इसमें दिया गया है मैट्रिक टन, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, मिलीलीटर्स, सेंटीमीटर्स, नंबर्स, लीटर्स, जो जो वैल्यू आपको यहाँ डालनी है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद यूनिट, उसको कैसे लिखा जाता है, किलोग्राम में दिया जाता है, लीटर में दिया जाता है, तो उसको डाल देंगे उसकी यूनिट। यूनिट डालने के बाद है यहाँ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट इन योर बैलेंस शीट। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपकी बैलेंस शीट में, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में ये किलोग्राम है, क्विंटल में है, टन में है, मैट्रिक में है, वो डाल देंगे। किलोग्राम में है तो किलोग्राम डाल देंगे यहाँ। और इसकी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ उसका वैल्यू डाल देनी है। उसके बाद रेट पर यूनिट। पर यूनिट में उसका रेट कितना लगता है, रेट क्या है,
फिर इसका टोटल स्टॉक वैल्यू 31/3/2023 की स्थिति में। फिर उसका पर यूनिट सेल्स रेट क्या है, कितने रुपए पर यूनिट उसका कितना जाता है, कितने रुपए जाता है। ये सारी चीज़ें आप सारी डिटेल डाल देंगे। और ये कार्ड टाइप है यहाँ कि आपके यहाँ कौन कौन सा कार्ड यूज़ होता है आपके समिति में। अंत्योदय, साझा, एमडीएम, बीपीएल, जो जो कार्ड यूज़ होते हैं वह का सारे कार्ड डाल देंगे। कार्ड टाइप, स्कीम कौन कौन सी चलती है, कार्ड का टाइप क्या है, फिर शॉप का नाम क्या है, आइटम कौन कौन से कार्ड में दिए जाते हैं, एडल्ट क्वांटिटी क्या है, चाइल्ड को कितना मिलता है, चाइल्ड क्वांटिटी क्या है। ये सारी डिटेल आप पीडीएस में भर देंगे। आपकी शॉप, आपकी दुकान की, आपकी समिति में जो जो चीज़ें हैं, शॉप है जितनी, वो सारी डिटेल यहाँ भर देंगे। फिर उन सभी अमाउंट का यहाँ आपको टोटल दिखने लगेगा, बैलेंस शीट अमाउंट और शीट टोटल अमाउंट, डिफरेंस 0। फिर उसके बाद है नेक्स्ट अपना लिस्ट ऑफ डेब्टर्स। लिस्ट ऑफ डेब्टर्स में यह अपन को दिख रहा होगा नाम और अमाउंट। सबसे पहले हम डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को समझ लेते हैं। डेब्टर्स वह लोग होते हैं जिनसे सोसाइटी को पैसा लेना है। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में कोई व्यक्ति आया, कोई किसान आया, तो वह आपसे 4 बोरी उधार में खाद ले गया। अगर वो आपके यहाँ से खाद लेके गया है उधार में, तो वो फ्यूचर में कभी ना कभी आपको पैसा लौटाएगा, तो वो आपके लिए डेब्टर्स हो गया। और ये अपने असेट्स कहला जाते हैं, क्योंकि इनसे कभी ना कभी पैसा मिलना है अपन को। इसीलिए जब कोई व्यक्ति या कोई किसान उधार में गुड्स या माल लेके जाता है, तो वह अपने लिए डेब्टर्स कहलाता है, क्योंकि वो अपन को पैसा लौटाएगा। और यह असेट साइड में जाता है, मतलब परिसंपत्तियाँ में जाएगा। और क्रेडिटर्स वे लोग होते हैं जिनसे सोसाइटी ने पैसा लिया हुआ है उधार में। अब सोसाइटी को उनका उधार चुकाना है। सोसाइटी जिनको पैसा लौटाती है वह सोसाइटी के लिए क्रेडिटर्स हो जाते हैं। यह एक सोसाइटी के ऊपर एक कर्ज के रूप में रहता है। तो कर्ज अपना लाइबिलिटीज़ हो जाता है, यानी कि देयताएं हो जाता है। तो इसको अपन देयताएं तरफ यानी कि लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं अपन डेब्टर्स की। इसको बैलेंस शीट में कहाँ देखें। यह अपनी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में अपन आ गए हैं असेट साइड, परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्तियाँ में अपन को जाना है। इसके बाद आगे अपन को यहाँ दिख रहा होगा ये अन्य परिसंपत्तियाँ, 8वां नंबर। 8वें में अन्य परिसंपत्तियाँ में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा 8वें का 4th पॉइंट, विविध देनदार। यहाँ आपके पास जो वैल्यू होगी बैलेंस शीट में वो ले लेना है, 4th पॉइंट। और ये 5th पॉइंट, 5th का विविध देनदार अन्य। इसमें आपके पास बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें होंगी वो डाल देना है, जैसे ऋण राहत राशि, ऑपरेटर वेतन लेना, बारदाना। ये सारी चीज़ें जो जो दी गई है वो आप डाल देंगे लिस्ट ऑफ डेब्टर्स में। यहाँ तक 8वां पॉइंट का विविध देनदार, ये वाले पॉइंट नहीं लेना है, 9, 10, 11। तो ये 8वें का जो 4th और 5th पॉइंट है उसको आप ले लेंगे। यहाँ आपको लिस्ट ऑफ डेब्टर्स में दिख रहा होगा गवर्नमेंट इंटरेस्ट, पशुपालन ब्याज, एसजी इंटरेस्ट, राज्य समाधान, आदिम जाति। यहाँ जो जो बैलेंस शीट में दिया गया है वो डाल देना आपको, और यहाँ उसकी राशि भर देनी है। तो यह आप जाएगा आपका लिस्ट ऑफ डेब्टर्स, यानी कि अपने असेट्स। और यहाँ आपका दिख रहा होगा बैलेंस शीट अमाउंट और शीट टोटल अमाउंट, यहाँ अपने आप दिखने लगेगा, इसमें फार्मूला लगा हुआ है। इसके बाद है अपना लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ये है अपना लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में अपन ने समझा था कि सोसाइटी जिनको पैसा लौटाएगी, सोसाइटी के ऊपर कर्ज है तो वो उनको पैसा लौटाएगी। कर्ज मतलब हो गए अपने लाइबिलिटीज़,
यानी कि देयताएं। तो इसको अपन को बैलेंस शीट में देयताएं में देखना पड़ेगा, लायबिलिटीज साइड देखना पड़ेगा। ये है अपनी बैलेंस शीट। इसमें अपन आ गए लायबिलिटीज़ यानी कि देयताएं साइड। इसमें अपन को अगर देखना है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, तो इसमें जाना होगा अपन को। ये है ये 7वां नंबर। 7वें नंबर में आपको दिख रहा होगा अन्य देयताएं। अन्य देयताएं में अपन को दिख रहा होगा बैलेंस किसमें, विविध लेनदार। अब यहाँ विविध लेनदार में आपको जो राशि दी गई है बैलेंस शीट में वो डाल देनी है। ये हैं विविध लेनदार, जैसे ऋण राहत राशि, अन्य देनदारी, अग्रिम, कर्मचारी बीमा अनुदान, ब्याज अनुदान, निराश्रित राशि, क्षतिपूर्ति। ये सारी चीज़ें जो जो दी गई हुई है आपको वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में डाल देना है। ये दिया हुआ कहाँ तक, यहाँ उपभोक्ता अग्रिम विक्रेता, यहाँ तक ले लेना है आपको। 7वां अन्य देयताएं का विविध लेनदार, ये आ गए अपने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। इसको अब अगर शीट में भरना हो अपन को, तो ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं अपने। यहाँ दिख रहा होगा एमपी राज्य विपणन संघ, अन्य देना, एमपी स्टेट सिविल सप्लायर्स। आपकी बैलेंस शीट में जो जो दिए होंगे वो आपको ले लेना है, और उसका बैलेंस शीट का अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ से आपको दिखने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। आपके सोसाइटी के खाते जितने हैं बैंक में वो सारे इसमें डालने पड़ेंगे। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में असेट साइड यानी कि परिसंपत्तियां में। ये अपनी बैलेंस शीट, और इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सेकेंड नंबर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बकाया। आपके पास चालू खाता है तो चालू खाते का दे दीजिए, बचत खाता है तो बचत खाते का डाल दीजिए, समिति खाता है सेविंग का, उसका अकाउंट नंबर दे दीजिए, डाल दीजिए। और ये तीसरा नंबर अन्य बैंक या संस्थाओं में बकाया, चालू अमानत, चालू खाता, बचत खाता। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट आपको ले लेना है। इसी को अपन को शीट में भरना है। यहाँ के जो बैलेंस दिए गए होंगे वो बैलेंस उसमें डाल देंगे। ये है अपनी शीट। शीट में सबसे पहले अपन को यहाँ अकाउंट नंबर दिया गया है। आपके पास जो जो अकाउंट है उसको आप यहाँ से ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ बैंक का नाम डाल देंगे, जिस भी बैंक में सोसाइटी का खाता है। फिर उसके बाद यहाँ अकाउंट टाइप डाल देंगे, सेविंग वाला है या करेंट अकाउंट है उसको डाल देंगे। फिर बकाया बैलेंस 31/3/2023 की स्थिति में जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसको यहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आपका दिखने लगेगा बैलेंस शीट अमाउंट और शीट टोटल अमाउंट, डिफरेंस 0। तो इसी तरह से अपनी बैलेंस शीट को चेक करके सारी डिटेल प्री माइग्रेशन शीट में भरना है। धन्यवाद।